नमस्कार। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। बुक है कृतिका भाग 1। तो चैप्टर फर्स्ट है इस जल प्रलय में। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो स्टार्ट करते हैं। लेखक क्या कहता है? मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गांव की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। मीन्स कहता है कि मेरा गांव ऐसा है, ऐसे इलाके में है जहां हर साल पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कोसी, पनार, महानंदा गांव के बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं वो यहाँ आकर पनाह लेते हैं, शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। कहते हैं कि ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट जो पृथ्वी है, धरती है, कैसी धरती है? जो जोती और बोई नहीं जाती, ठीक है। तो उस धरती पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के जो झुंड है, हजारों झुंड देखकर लोग बाढ़ की भयंकरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक हुई होगी यहाँ की बाढ़, ठीक है। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण ऐसी धरती में जहाँ जो न जोती जाती है न बोई जाती है, ऐसी धरती में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। मतलब कि वहां पर अधिकांश लोग तैरना नहीं जानते, तो लेखक भी तैरना नहीं जानता। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से गांव से बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। तो लेखक 10 साल की उम्र से इन सारी जो राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर, इन सब की हैसियत से बाढ़ से जो पीड़ित जो है क्षेत्र, वहां पर काम करते रहे हैं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। मतलब कि हाई स्कूल से बाढ़ पर उन्होंने लेख लिखा और फर्स्ट प्राइज लिया। उसके बाद धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टों के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए। मतलब कि छोटे छोटे उन्होंने रिपोर्ट्स भी लिखी हैं, साथ में उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। उनमें बाढ़ से जो विनाश लीला है बाढ़ की, उसके कई चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। मतलब गांव में रहते हुए उन्हें बाढ़ में बहने का, गिरने का ऐसा उन्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1966 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। मीन्स वह तो उनको ये कब अनुभव हुआ? सन 1966 में हुआ। जब क्यों हुआ? 18 घंटे की बरसात हुई थी जो बिल्कुल रुकी नहीं थी। उस बरसात के कारण जो पानी था वो क्या हुआ? राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में और अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात उन्होंने बाढ़ को भोगा शहरी आदमी की हैसियत से।
मतलब कि उस शहर में रहते थे, उस हैसियत से उन्होंने बाढ़ को भोगा। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। मीन्स जब बाढ़ का पानी घर में आने लगा तो उन्होंने जो जरूरत का जो सामान था, तो जब पानी भर गया था पश्चिमी इलाके में, तो उन्होंने जरूरत का जो सामान था, ईंधन हो गया, गैस, आलू, मोमबत्ती, माचिस, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां, ये सब इकट्ठी करके वो बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि भाई पानी अब कब खत्म जाएगा। ठीक है ना। तो सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो हो गया है। मतलब कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, मीन्स वो डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलधर जल से घिर गया है। अब यो सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। ठीक है, ये सूचना बंगला बंगला में मिली उनको कि गोलघर जल में डूब गया। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। मतलब ये कहाँ जाएंगे आप, अब तक तो कॉफी हाउस में भी पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शे में बैठ गए। उन्होंने भी हंसी ठिठोली में कह दिया कि वो भी तो देखें कि पानी कैसे घुस गया है, यही देखकर आते हैं। और कहकर वो रिक्शे में बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि वो निरंतर हमेशा क्या करते हैं, उनकी अनगढ़ मतलब की बेतुकी, कोई विचारहीन, बेडोल, जो ऐसी जो गद में होती है, स्वगतोक्ति, जो उन्होंने अपने आप ही कुछ बोला, वो सुनते हैं तो उससे कभी बोर नहीं होते। वो धन्य है। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। मतलब कि कोई मोटर पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई ट्रैक्टर पे जा रहा है, ये सब क्या करने जा रहे हैं, पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या? पार कर गया? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुर कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया हो गया, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। मीन्स सॉरी, हर किसी को जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक आ गया। तो हर कोई वहां का जो इलाके हैं, जो शहर है, उन सबके नाम बोल रहा है कि कृष्णापुरी तक आ गया, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं कुछ पता नहीं है। अब पानी भटारजी रोड पर आ गया होगा, पानी छाती भर आ गया होगा। मीन्स आपका मुंह बस नजर आ रहा है, इतना ज्यादा पानी आ गया होगा। वुमेन्स कॉलेज भी पानी में डूब गया, वहां तक पानी घुस गया, बह गया। तो ये सब बातें सब सब वहां पे लोग कर रहे हैं। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उछला पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत।
मीन्स पानी कैसे मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग मते की झाग से युक्त फेन लहरों से उछला पानी ऐसे सरकता आ रहा था जैसे कि मृत्यु का तरल दूत, मतलब कि तरल पानी के रूप में मृत्यु आ रही है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ कि हाँ भाई पानी आ गया है और मैं तो बहुत डरपोक हूँ, कायर हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल भी बंद है, उसके बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइन दफ्तर के सामने पानी भर गया था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों हजारों लोग खड़े थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं ना, उससे कम नहीं थे। मतलब कि बाढ़ देखने के लिए जैसे दशहरे में लोग खड़े होते हैं ना, हजारों लोग होते हैं, उतने ही लोग, उससे कम नहीं थे जो लोग खड़े थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी का आवरण, मतलब कि गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव स्वर था, नया था। मतलब जो हरियाली थी उस पर धीरे धीरे पानी आ रहा था और वो देखने का सर्वथा अनुभव हमारा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने नहीं गए, अब बूझो। मतलब कि जब एक मुस्टंडा एक गवार सा आदमी जोर जोर से बोलने लगा, जब दानापुर डूब रहा था तब तो बाबू लोग उधर देखने भी नहीं गए, अब इधर आ गए हैं देखने के लिए। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। चुपचाप सुनने की उनको इच्छा थी, वो सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। मतलब कि मित्र पर के फेस के ऊपर आतंक डर आ गया था, किंतु हमने तुरंत ही क्या किया, हम सहज हो गए, नॉर्मल हो गए। मतलब कि हमने चेहरे पर चेष्टा करके वो सहजता ले आए, नॉर्मल ले आए, आतंक हमने अपने चेहरे से हटा लिया, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों पर थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रंक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित दिख नहीं रहा था। ठीक है, मतलब कि लोग उत्साहित थे, दुकानों में हड़बड़ी थी, सामान ऊपर किए किए जा रहे थे, परंतु जो ट्रक, टमटम, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी। ठीक है, ये आया हुआ
पास आया हुआ संकट से भी कोई प्राणी इतना टेंशन में नहीं था, आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर और ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुझ दिलों का हुलिया देखो। मीन्स वहां सारे तो उत्साहित थे, टेंशन हमें थे, हमें डर लग रहा था। तो हमने कहा कहीं लोग हम पर ना हंस पड़े कि देख कहेंगे कि जरा इन बुजदिल लोगों को देखो, इनका हुलिया देखो। क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। मीन्स एक बार डूबी जाए धनुषकोटि, ये जगह का नाम है धनुषकोटि। जैसे धनुषकोटि जगह का पता नहीं, ऐसा ना हो कि पटना भी लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे की ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। डिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, ऐसा माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। तो वो कहते हैं कि गड्डी लेकर बैठ जाते हैं ताश की, और टैक्स वालों को इस टाइम पर छापा मारना चाहिए, ये टाइम सही है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर है, ठीक है। उस मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत्र बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले जाऊं। सोचा कि एक हफ्ते का स्टॉक ले जाऊं पढ़ने के लिए। क्या क्या ले लूं, हैंडली चेंज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, या योगासन योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी बंगला अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। ठीक है कि भाई जो कल का कुछ पता नहीं कितने पानी में रहेंगे, जो कम पानी में होगा वो ज्यादा पानी में जो फंसा होगा मित्र उसकी सुध बुध लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लूटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु ए ना सुन मोरे मितवा, ऐसे वो अलाप रहा है, गाना गा रहा है। गोलबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि दोबारा, मीन्स आवाज आती है सावधान हो जाए सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन की 1 बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। तो मतलब कि सिलेंडर हमारा खत्म होने वाला है, अंदाजा तो कुछ है नहीं, कोई मीटर वीटर तो उसमें लगा नहीं है, अंदाजन है कि भाई ये 1 आधा दिन और चलेगा या कुछ है। कोयला है, अब उस यदि सिलेंडर खत्म होगा तो हमारे पास कोयला है, स्टोव है और मिट्टी का तेल, 1 किरोसिन की 1 बोतल है, फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की तरह कई चीज
नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ दमके, मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरे धुएं से भर गया। सहारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। मीन्स लेखक सुनने की चेष्टा कर रहा है आवाज पानी की कि कहाँ तक है, कितनी हलचल आ रही है। तो 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया भी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़? आकुल प्रतीक्षा? नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय शशिनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की गाड़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर दें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव। पानी में तैरकर उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। पकाही घाव की दवा, दियासलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा और दियासलाई की मांग होती। तो मतलब पानी पैर की उंगलियां जो पानी के कारण सड़ जाती हैं, उसके लिए ये पकाई घाव ये दवा है। तो ये दवा, ये दियासलाई की डिब्बी, किरासन तेल, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से गिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। कुकरा, संस्कृत में कुकरा बोलते, कुकुर बोल रहा है वो, कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। यदि कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती, एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है, एक लोक नृत्य है, वो लोग नाच रहे हैं। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था। एक काला नाटा सा आदमी दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। यानी वह धरनी
धान घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह में लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ 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 धागिड़, चके के चकधुम, चके के चकधुम चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी है। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ जिंजर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ा मारपीट भी हुई थी और 1966 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर्रा था। नियत तोरी मजेदार होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रह लो, ना आ रह लो। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था वहां रुक गया। अथवा तटबंध में पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों पर रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगहों में कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है। वे शाम को एक पड़ोस के घर में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौका उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करते रहे। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टोंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा है। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा
हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। वही धाखो ऐसे गेछे जल झंझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रह लो पनिया, पानी आ गए लो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन रामचंद्र, अरे ओ आंखें मलता हुआ उठ। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन का अतिथिशाला से और आगे बस्ती की ओर बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कल कलरव, लहरों का नर्तन। और सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्ड होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो बहके मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लुप्त हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाल की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, तो टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है, काश कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 फिनिश होता है। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो मेरी आगे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।